तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो आपका जीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 टोटल पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट से संबंधित हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं। और इस तरह से देखिएगा तो 20 प्रैक्टिस सेट में लगभग 400 एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको इस वीडियो के थ्रू हो जाएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा संथाल प्रगना जांच समिति का गठन कब किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा संथाल प्रगना जांच समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1947, 1937, 1934 या फिर 1949। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1937। तो बिहार सरकार के द्वारा संथाल प्रगना जांच समिति का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि 1955 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसमें अगर मुख्य भागीदारी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उसमें सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ये सभी थे। इसके अलावा जब 1855 में ये आपका संथाल विद्रोह हुआ, तो उसी के बाद 1855 ईस्वी में ही अगर आप मतलब सॉरी 1856 ईस्वी में देखिएगा तो संथाल प्रगना को जो है वो उसको एक अलग मतलब कि जिले के रूप में मतलब बना दिया गया प्रांत, जिसको हम लोग दामिन एको कहते हैं या फिर जंगल तरी। उसके बाद देखिएगा 1857 ईस्वी में ही संथाल प्रगना एक ज़िला बन गया पूरा। जो अभी संथाल प्रगना प्रमंडल है जिसमें टोटल 6 ज़िले शामिल हैं, उसको एक ज़िला बना दिया गया था 1956 में। उसके बाद उसके बाद 1857 की क्रांति हम सभी को पता ही है। तो इसी तरह से ही याद रखिए, बिहार सरकार के द्वारा संथाल प्रगना जांच समिति का जो गठन है वो आपका 1937 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र की बंदोबस्ती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो किसे सौंपी गई थी। अभी आपको बताया गया था कि 1855 ईस्वी में ही संथाल विद्रोह हो गया था संथाल प्रगना वाले रीजन में। तो जब संथाल विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के बाद इस क्षेत्र में यानी कि संथाल प्रगना वाले क्षेत्र में बंदोबस्ती रिपोर्ट जो है तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी। कैंपबेल, विल्किंसन, जी ए गैंजर या फिर रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जी ए गैंजर, तो जी ए गैंजर याद रखिएगा। तो जी ए गैंजर साहब को संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र की बंदोबस्ती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जी ए गैंजर साहब को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, बिहार सरकार के द्वारा संथाल प्रगना जांच समिति का गठन कब किया गया है, तो वो आपका 1937 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र की बंदोबस्ती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी, तो वो आपका जी ए गैंजर साहब को जो है ये सौंपा गया था। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसपीटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पे सीएनटी की तो बात हम लोग को पता ही है। सीएनटी के बाद एसपीटी की बात करें तो एसपीटी एक्ट में अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 9। तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर 9 है। एक बार इसको रिकॉल कीजिए। एसपीटी एक्ट लागू कब हुआ, तो 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ। सीएनटी एक्ट में चैप्टर कितने हैं, तो वो आपके 9 चैप्टर है। सीएनटी एक्ट में अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन कितने हैं, तो आपके सेक्शन जो है वो 72 सेक्शन है। इसके अलावा इसमें 9 चैप्टर के अलावा 2 ठो आपका अनुसूची भी दिया हुआ है। 2 ठो अनुसूची ए और बी करके इसको भी याद रखिएगा। ये हो गया आपका सीएनटी के बारे में। एसपीटी एक्ट की अगर बात कीजिएगा तो एसपीटी एक्ट में नंबर ऑफ चैप्टर की बात कीजिए तो वो आपका 2 ठो है, मतलब ये 19 है। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 ठो आपका अनुसूची है। इसके अलावा 19 चैप्टर का 2 ठो क्लॉजेस भी है, जैसे कि 9 क्लॉज का ये है। इसके अलावा 16 क्लॉज का इस तरह करके है। और सीएनटी एक्ट में अगर नंबर ऑफ सेक्शन की बात करें तो आपका 271 सेक्शन इसमें शामिल है। और इस सीएनटी एक्ट को लागू कब किया गया, तो वो आपका 11 नवंबर 1908 को। सीएनटी एक्ट को जो है मतलब कि किस वायसराय के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान किया गया, तो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय, सेकेंड होगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको वायसराय के द्वारा, यानी कि वायसराय नहीं, उसमें वायसराय बोलिए या फिर गवर्नर जनरल बोलिए, उसके द्वारा इसको स्वीकृति कब मिला, यानी कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा स्वीकृति कब मिला, तो वो याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1908 को मिला। ठीक है। उसके बाद ये जो सीएनटी एक्ट है इसको
किस अधिनियम से इसको पारित किया गया, तो आपका जो है वो याद रखिएगा कि विधान परिषद अधिनियम जो 1892 में आया था आपका, ठीक है ना। विधान परिषद नहीं, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो आया था, उसकी धारा 5 के तहत जो है वो आपका CNT एक्ट को स्वीकृति प्रदान किया गया था। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप को रिलेट करके पढ़ते चलिएगा तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अब देखिए SPT एक्ट के बारे में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि SPT एक्ट के बारे में क्वेश्चन नंबर 4, SPT एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसे कृषि वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। तो SPT एक्ट के तहत अगर हम लोग कृषि वर्ष की प्रारंभ अगर आप देखें तो कृषि वर्ष का प्रारंभ जो है वो कब से माना जाता है, बैसाख से, आश्विन से या फिर 1 अप्रैल से, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें बैसाख से भी माना जाता है, आश्विन से भी माना जा रहा है और इसमें 1 अप्रैल से भी माना जाता है। 1 अप्रैल से तो राज्य सरकार मानता है, आश्विन से और ये बैसाख से ये जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे इसको एक बार कवर कर लेंगे। लेकिन इतना अभी याद रखिए कि SPT एक्ट यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसमें जो कृषि वर्ष का प्रारंभ जो होता है वो आपका बैसाख से भी होता है, अप्रैल से भी होता है और आपका आश्विन से होता है, आश्विन से भी होता है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार करता है, बाकी बाद आश्विन और बैसाख से आपका जो खेती करता है रैयत, उसके द्वारा ये कृषि वर्ष प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि खास ग्राम में जो आपका ग्राम प्रधान की नियुक्ति है, तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के द्वारा गांव के कुल जमाबंदी रैयत की कितने से जो है वो अनुमति लेनी होगी। तो ये आपका SPT एक्ट के तहत एक प्रावधान किया गया है कि अगर जब भी आप खास गांव में अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है, तो देखिए खास ग्राम में या फिर गांव में अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है तो उसके लिए उपायुक्त के द्वारा गांव के कुल जमाबंदी रैयत का जो है वो कितना % लोगों से जो है वो अनुमति लेना चाहिए, 1/3 से, 2/3 से, आधी से या फिर 1/4 से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3 से, 2/3 यानी कि 2/3 से। तो बोला जाता है कि अगर खास गांव में अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है तो ऐसे में जो उपायुक्त है वो गांव के कुल जमाबंदी रैयत की 2/3 बहुमत से वो अनुमति लेगा, 2/3 सदस्यों से वो अनुमति लेगा। किससे? जमाबंदी रैयत की 2/3 सदस्यों से वो अनुमति लेगा। कौन? उपायुक्त लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति कहाँ पे करना है? तो खास गांव में करना है या फिर खास ग्राम में करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला जा रहा है कि CNT एक्ट की धारा फिल इन द ब्लैंक्स में भूधारक का अर्थ जो है वो अर्थ का उल्लेख किया गया है। तो भूधारक को किस में बताया गया है? अगर CNT एक्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले याद रखिए कि CNT एक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसमें धारा 1 से लेकर धारा 3 तक शामिल है उसको हम लोग प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिकी कहते हैं। चैप्टर 1 में इसका शॉर्ट टाइटल और इसका एक्सटेंशन बताया गया है। मतलब ये धारा 1 में धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 को निश्चित कर दिया गया है, उसको रिपीट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। सेक्शन 3 जो है वहाँ पे आपका परिभाषा दिया हुआ है, बहुत सारी परिभाषा। इसके अलावा ये चैप्टर नंबर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं काश्तकार के वर्ग, ये आपका धारा 4 से लेकर धारा 8 तक है। धारा 4 में काश्तकार के वर्ग बताया गया है जिसमें आपका भूधारक है, आपका रैयत है, दर रैयत है, उसके अलावा आपका खुटकट्टी मुंडारी खुटकट्टीदार है। रैयत भी 3 प्रकार का है, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और आपका खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है, ये तीनों है उसमें शामिल। फिर इसमें जो भूधारक है, भूधारक का जो परिभाषा है वो आपका धारा 5 में दिया हुआ है। तो भूधारक का परिभाषा किस में दिया हुआ? धारा 5 में दिया हुआ। इसको कैसे आप रिलेट कीजिएगा वो देखिए, ऐसे कीजिए। धारा 5 में भूधारक का परिभाषा दिया हुआ है। इसके अलावा धारा 4 जो है उसमें काश्तकार के वर्ग बताए गए। काश्तकार के वर्ग में 4 को शामिल है। कौन कौन? भूधारक है, रैयत है, दर रैयत है और आपका मुंडारी खुटकट्टीदार है। इसके अलावा धारा 6 जो है यहाँ पे आपका रैयत का परिभाषा दिया हुआ है और रैयत भी 3 तरह का बताया गया है। एक आपका अधिभोगी रैयत, एक आपका अनाधिभोगी रैयत, एक आपका खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ये बताया गया है। इसके बाद धारा 7 जो है इसमें आपका खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत बतलाया गया है। धारा 7 में क्या है? तो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है धारा 7 में।
ये जो आपका अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और आपका खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत था, ये आपका धारा 7 में इसको डिफाइन किया गया है। और धारा अगर 8 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका मुंडारी खुदकट्टीदार के बारे में जो है वो इसका परिभाषा दिया हुआ है मुंडारी खुदकट्टीदार का। और धारा 8 में भी दिया हुआ है, और इसके बारे में जो उपबंध है वो आपका चैप्टर नंबर 18 में भी दिया हुआ है। किसमें? तो चैप्टर नंबर 18 में भी दिया हुआ है। इस तरह से आप इसको कोरिलेट कीजिएगा तो आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, तो 6 का जो है वो ऑप्शन सी यानी कि धारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है कि मुंडारी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को किस धारा में जो है वो परिभाषित किया गया है। अभी आपको बताया गया था मुंडारी खुदकट्टीदार, मुंडारी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को धारा 7 में जो है वो परिभाषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए धारा 4 में तो आपका काश्तकार के वर्ग बताया गया है, जिसमें बोला गया कि काश्तकार के 4 वर्ग है। कौन कौन है? भूधारक है, रैयत है, दर रैयत है और मुंडारी खुदकट्टीदार है। धारा 5 जो है वहाँ पे आपका ये धारा 5 जो है वो आपका भूधारक को परिभाषित किया गया है। धारा 5 के बाद धारा 6 जो है वहाँ पे आपका रैयत को परिभाषित किया गया है। धारा 6 में ही रैयत का 3 प्रकार बताया गया, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और आपका खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। फिर आपका खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को धारा 7 में डिफाइन किया गया है। मुंडारी खुदकट्टीदार या मुंडारी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को या फिर खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को धारा 7 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद धारा 8 में जो है वो आपका मुंडारी खुदकट्टीदार को परिभाषित किया गया है। किसको? तो मुंडारी खुदकट्टीदार को परिभाषित किया गया है। इसको ऐसे याद रखिए, MKK मुंडारी खुदकट्टीदार को परिभाषित किया गया है। किसको? तो मुंडारी खुदकट्टीदार को परिभाषित किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गया है। धारा 9 और धारा 10 जो है वो आपका हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप एक बार इसको भी देखना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग एक बार देख ही लेते हैं, आपका वहाँ से भी तुरंत तुरंत जो है वो रिकॉल हो जाएगा। तो धारा अगर 9 की बात करें तो धारा 9 में बोला जाता है कि जो भूधारक है वो लगान वृद्धि के लिए कब दायी होगा, कब दायी नहीं होगा, वो यहाँ पे बतलाया गया है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो धारा 9 में बताया जाता है कि यदि किसी भूधारक के लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय से अगर परिवर्तन नहीं किया गया है तो उसके पश्चात वो उसमें वृद्धि नहीं होगा लगान में। बोला जा रहा है कि जब अस्थायी बंदोबस्त हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में, तो उसी अस्थायी बंदोबस्त में जितना लगान में वृद्धि किया गया है वही लगान आपका देना होगा। अगर उसमें वृद्धि या चेंजिंग कुछ भी नहीं किया गया है तो आप बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है कि धारा 9 में बोला जा रहा है कि जो भूधारक है वो आपका लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा, यानी कि भूधारक जो है वो बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा, ये धारा 9 कहता है। इसके बाद अगर धारा 10 की बात की जाए तो धारा 10 में क्या बोलता है? तो धारा 10 में बोलता है कि भूंयरी भूमि के लगान में वृद्धि पर रोक। तो जो भूंयरी भूमि है, भूंयरी भूमि बोलते हैं तो मतलब कि उरांवों की जो भूमि है, तो उरांवों की जो भूमि है इसमें आपका वृद्धि नहीं होगा। तो भूंयरी भूमि के लगान वृद्धि पर रोक, तो बोला जा रहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ये आया। उसके अलावा आपका छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम आया 1869 में। तो बोला जा रहा है कि छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम जो 1869 में आया था उसके अंतर्गत जो जो भूंयरी भूमि का लगान में वृद्धि, मतलब जो जो उसमें छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम में जो जो उरांवों की भूमि को उसमें रिकॉर्ड किया गया था, उसमें शामिल किया गया था, उसमें उस सभी में आपका लगान वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिएगा। इसके अलावा यहीं पे आप याद रख लीजिए धारा 48 CNT एक्ट का धारा 48, उसमें बोला जा रहा है कि भूंयरी जो भूमि है यानी कि उरांवों की जो ज़मीन है वो किसी भी परिस्थिति में उसका अंतरण या फिर उसका ट्रांसफ़र ये सब नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तो धारा 7 में मुंडारी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत या फिर खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को बतलाया गया है। धारा 8 में मुंडारी खुदकट्टीदार को परिभाषित किया गया है, धारा 8 में और चैप्टर 18 में भी। धारा 9 में बोला गया है कि जो भूधारक है वो बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा और वो अस्थायी बंदोबस्त में जितना आपका फिक्स किया गया था सेम उतना ही देना है, उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है। धारा 10 में बोला जा रहा है कि जो बोला जा रहा है कि भूंयरी ज़मीन है यानी कि उरांवों की ज़मीन जो है इसमें आपका लगान वृद्धि नहीं होगा। जितना भी लगान आपको 1869 में छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम में आप ऐड कर दिए थे उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है। ये हो गया आपका। तो ये इस तरह से आप इसको कोरिलेट करते चलिए तब आपको आसानी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किन परिस्थितियों में जोत का पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता है? किन परिस्थिति में? तो किन परिस्थिति में जो जोत है उसका पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता है? ऑप्शन, यदि जोत पर अस्थायी भवन बना हो, या फिर यदि जोत पर शमशान या फिर कब्रिस्तान बना हो, या फिर यदि जोत पर उद्यान, हौज, बगान या फिर नहर बना हो, या फिर सभी परिस्थिति में ये सभी जो है वो आपका हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी परिस्थिति में। तो बोला जा रहा है किन परिस्थितियों में जोत का पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता है? तो याद रखिए कि सभी ये सभी जितना परिस्थिति है ना, सभी परिस्थिति में जो है वो जोत का पुनर्ग्रहण हो सकता है।
ठीक है ना। तो 8 का डी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ जो है वो समझाया गया है। अभी आपको बताया गया था MKK, मुंडारी खुटकट्टीदार, मुंडारी खुटकट्टीदार इसको बोलते हैं हम लोग MKK, ठीक है ना। तो धारा 7 में तो अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया है, तो धारा 7 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को समझाया गया है, ठीक है। धारा 8 में तो आपका मुंडारी खुटकट्टीदार को परिभाषित किया गया धारा 8 में, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धारा 9 में क्या बोला गया, तो धारा 9 में बोला गया है कि जो आपका भूधारक है वो बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा। जो भी आपका लगान डिसाइड हुआ है 1793 के ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त में, उतने ही लगान देना है, उससे ज़्यादा लगान आपको देना नहीं है। धारा अगर 10 की बात की जाए तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो भूंयरी ज़मीन है यानी कि उरांवों की जो ज़मीन है, इसमें आपका लगान वृद्धि नहीं होगा। कितना लगान होगा, जो आपका 1869 में छोड़नाको भूधृति अधिनियम में जितना फिक्स किया गया था उतना ही लगान देना, उससे ज़्यादा लगान आपको देना नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। मुंडारी खुटकट्टीदार आपका धारा 8 में है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। तो क्या बोला गया देखिए, चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिकी धारा 1 से 3, चैप्टर नंबर 2 काश्तकार के वर्ग धारा 4 से 8, चैप्टर नंबर 3 भूधारक धारा 9 से लेकर धारा 15 तक, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 अधिभोगी रैयत 16 से 36। फिर चैप्टर नंबर अगर हम लोग 5 की बात करें तो आपका सेक्शन 37 हो जाएगा, और वहाँ पे केवल और केवल आपका जो है वो मुंडारी खुटकट्टीदार के बारे में बताया गया या फिर खुटकट्टी के बारे में बताया गया, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि भूधारक या फिर ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि सीएनटी एक्ट की धारा में वर्णित प्रावधानों के तहत किया गया है। तो देखिए, भूधारक या फिर जो ग्राम मुखिया है इसके लगान में अगर आपको वृद्धि करना है, भूधारक या फिर ग्राम मुखिया के अगर लगान में वृद्धि करना है तो उसके लिए जो है वो सीएनटी एक्ट की धारा 9 क्लॉज ए में आपका जो है वो प्रावधान दिया गया है। जैसे आपका सीएनटी एक्ट का धारा 9, उसमें धारा 9 में बोला गया, सिंपल सी बात बोला गया धारा 9 में कि जो है भूधारक जो है वो बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा। जितना लगान फिक्स किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 में अस्थायी बंदोबस्त में, उतना ही लगान देना, उससे ज़्यादा लगान देना नहीं है। उसके बाद धारा 9 क्लॉज ए, इसमें बोला गया है कि भूधारक और जो आपका ग्राम मुखिया है इसका लगान में वृद्धि का जो प्रावधान है वो आपका धारा 9 क्लॉज ए में जो है वो दिया गया है। धारा 9 में क्या बोला गया है कि भूधारक बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा, सिंपल सी बात है। धारा 90 और धारा 79A हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट के तहत किसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो अगर सीएनटी एक्ट के तहत अगर किसी को बंदोबस्त रैयत समझना है तो बंदोबस्त रैयत कब समझेंगे उसको, जिसने 10 वर्षों तक भूमि धारण किया हो, या फिर रैयत की अवधि समाप्त होने के 5 वर्षों तक, या फिर जिसने 15 वर्षों तक भूमि धारण किया हो, या फिर जिसने 12 वर्षों तक भूमि धारण किया हो, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सीएनटी यानी कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बंदोबस्त रैयत तभी समझा जाएगा कि जब तक वो व्यक्ति 12 वर्षों तक भूमि धारण नहीं किया हो। अगर वो 12 वर्षों तक भूमि धारण करता है तब उसको हम लोग क्या समझेंगे, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा उसको। किसके तहत, तो आपका सीएनटी एक्ट के तहत। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि यदि किसी रैयत ने अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो किसी रैयत ने अगर अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है तो उसके अधिकारों के बने रहने का प्रावधान जो है वो किस धारा में दिया हुआ है। अगर कोई रैयत जो है वो आपका अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है, अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है, देखिए सिंपल सी बात याद रखिएगा, आपका अधिभोगी रैयत का जो प्रावधान है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। चैप्टर 3 में भूधारक का प्रावधान दिया हुआ है 9 से 15, और चैप्टर 4 में जो है वो अधिभोगी रैयत का प्रावधान दिया हुआ है। और अधिभोगी रैयत किसको कहते हैं, जिस रैयत को अपनी भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त हो उसको हम लोग अधिभोगी रैयत कहते हैं, और जिसको अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त ना हो उसको हम लोग अनाधिभोगी रैयत कहेंगे। और अधिभोगी रैयत के लिए आपका जो है सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 36 तक शामिल है। यहाँ तक की बात है। तो यहाँ पे तो आपका चारों जो है वो 16, 17, 18, 19 ये चारों आपका
सेक्शन ये मतलब ये चैप्टर 4 के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 16 ही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इसका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 16। तो यहाँ बोला जा रहा है कि यदि किसी रैयत ने अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है, अगर कोई रैयत जो है वो आपका अधिभोग अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिया है, तो उसका जो अधिकार है वो बना रहेगा। तो वो उसका अधिकार बना रहेगा। ये सभी प्रावधान जो है वो किस धारा में किया गया है, तो ये सभी जो है वो आपका धारा 16 में ये सभी जो है वो प्रावधान किए हुए हैं। इसको एक बार हम फिर से बतला देते हैं। देखिए ऐसा, धारा 4 जो है वो आपका रैयत के बारे में बोला गया है, ठीक है ना, रैयत के बारे में बोला गया है। और धारा इसमें 16 से 36 तक है। धारा 16 जो है, धारा 16 बोलता है कि अधिभोग अधिकार का बना रहना, यानी कि जो भी अधिभोग अधिकार किसी रैयत को प्रदान है तो उसका जो अधिकार है वो बना रहेगा। वो उसका प्रावधान जो है यहाँ पे किया हुआ है। बोला जा रहा है कि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने से, यानी कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व कानूनी रूप से या फिर किसी स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि में अधिभोग अधिकार प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी उसने 12 वर्षों तक भूमि पर खेती ना की हो और ना ही उसे धारित किया हो, इसके बावजूद उस भूमि पर अधिभोग अधिकार बना रहेगा, अर्थात समाप्त नहीं होगा। तो अधिभोग अधिकार बना रहना यह आपका धारा 16 में कहा जाता है। फिर देखिए धारा 17। धारा 17 में आपका सिंपल सी बात है कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दिया हुआ है। बंदोबस्त रैयत की जो है वो परिभाषा दिया हुआ BR। तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस में दिया हुआ है, तो वो आपका धारा 17 में दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए धारा 18 की अगर बात करें तो धारा 18 में जो है वो आपका भूंयरी और मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना ये बतलाया गया है। तो बोला गया है कि जो आपका भूंयरी है और आपका जो मुंडारी खुटकट्टीदार है, यानी कि MKK है, तो भूंयरी यानी कि धारा 18 में बोला गया भूंयरी और आपका MKK यानी कि मुंडारी खुटकट्टीदार, इसका बंदोबस्त रैयत होना ये आपका धारा 18 में बोला गया है। धारा 16 में बोला गया कि अधिभोग अधिकार का जो अधिभोगाधिकार जो है उस अधिकार का आपका बना रहना धारा 16 में है। धारा 17 में बोला गया है कि बंदोबस्त रैयत का परिभाषा। धारा 18 में बोला गया है कि जो आपका भूंयरी है और आपका जो MKK यानी कि मुंडारी खुटकट्टीदार है, इसका बंदोबस्त रैयत होना ये आपका धारा 18 कहता है। धारा 19 की अगर हम लोग बात करें तो धारा 19 सिंपल सी बात बोलता है कि बंदोबस्त रैयतों का जो है वो अधिभोगाधिकार। तो जो भी बंदोबस्त रैयत है, देखिए बंदोबस्त रैयत का परिभाषा धारा 16 में धारा 17 में दिया है। वहीं धारा 18 में आपका भूंयरी और मुंडारी खुटकट्टीदार का बंदोबस्त रैयत होना ये बोला गया है। वहीं अगर धारा 19 की अगर हम लोग बात करें तो धारा 19 में बोला गया है बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार। तो बंदोबस्त रैयत का जो भी अधिभोगाधिकार है वो आपका धारा 19 में बतलाया गया है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कोरिलेट करके समझिएगा तो आपको भी परेशानी नहीं होगा। धारा धारा नहीं मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कीजिए तो बोला जा रहा है कि भूस्वामी और जमींदार को अपने अंदर धारित भूमि का कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये CNT एक्ट की किस धारा में इसका जो है वो प्रावधान किया गया है। तो सिंपल से बात याद रखिएगा कि जो आपका भूस्वामी होता है यानी कि लैंडलॉर्ड जो होता है और जो आपका जमींदार होता है, उसको अपने अंदर धारित भूमि का कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो जो आपका भूस्वामी होता है और जो आपका जमींदार होता है उसको अपने अंदर धारित भूमि का कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसका जो प्रावधान है वो CNT एक्ट की किस धारा में किया गया है। धारा 19 तो अभी आपको बताया गया था, धारा 19 तो होगा नहीं क्योंकि धारा 19 में आपका क्या बताया गया है। तो धारा 19 में जो है वो आपका सिंपल सी बात बोला गया है कि जो है वो बंदोबस्त रैयत का जो है उसके बारे में बताया गया है ना, कि बंदोबस्त रैयत के बारे में, कि बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार, यानी कि बंदोबस्त रैयत का क्या क्या अधिकार है वो आपका धारा 19 में बताया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखिएगा। धारा 20 में जो है वो आपका बोला गया है कि धारा 20 में कि जो भूस्वामी है और जो जमींदार है उसको अपने अंदर जो भी भूमि धारण करता है उसके ऊपर जो है वो कायमी हक प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह रैयत की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए भूस्वामी और जो जमींदार है, तो भूस्वामी और जमींदार दोनों रैयत के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वो रैयत के अंतर्गत नहीं आएगा तो वो अपने अंदर धारित भूमि का उसको कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो ये धारा 20 कहता है। कौन कहता है? धारा 20 कहता है।
तो CNT एक्ट का धारा 20 क्या कहता है? तो धारा 20 बोलता है कि जो भूस्वामी है और जो जमींदार है वो अपने अंदर धारित जो भूमि है उसके ऊपर उसका कायमी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि भूस्वामी और जमींदार दोनों रैयत के अंतर्गत नहीं आते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा। धारा 19 में क्या बोला गया? बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार, वो धारा 19 में बोला गया है। धारा 17 में क्या बोला गया है कि बंदोबस्त रैयत का परिभाषा। धारा 18 में क्या बोला गया है? तो भूमियारी और मुंडारी खुदकट्टीदार का रैयत होना ये बताया गया है। धारा 19 में क्या बोला गया है? धारा 19 में जो है वो सिंपल सी बात बोला गया है, बंदोबस्त रैयत का जो अधिभोगाधिकार है। धारा 20 में क्या बोला गया है कि भूस्वामी और जमींदार दोनों रैयत के अंतर्गत नहीं आएंगे। देन ऐसे में भूस्वामी और जमींदार अपने अंदर जो भी धारित भूमि है उनके ऊपर उनका जो है कायमी अधिकार नहीं होगा। ये प्रावधान धारा 20 में बतलाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 20। अब थोड़ा सा आप यहीं पे धारा 21 और थोड़ा सा हल्का सा धारा 22 भी देख लीजिए। धारा 21 में सिंपल सी बात याद रखिएगा। धारा 21 में क्या बोला जा रहा है? तो धारा 21 में जो बोला जाता है ना कि वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, यानी कि जो भी जमीन होगा या फिर जो भी पेड़ पौधा होगा। धारा 21 का दो ठो है, एक आपका 21 है और एक आपका 21 का, ठीक है ना। तो 21 में बोला जा रहा है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, यानी कि जो भूमि है, भूमि का उपयोग क्या क्या हो रहा है, तो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी क्या बोले हैं? तो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार। तो जो भूमि है, भूमि का उपयोग के संबंध में अगर देखा जाए तो अधिभोगी रैयत, AR से इसको बोला जा रहा है। AR इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार नहीं है, वो आपका धारा 21 में बोला जा रहा है। और वहीं धारा 21 क्लॉज ए है एक ठो, तो धारा 21 क्लॉज ए, इसमें जो है वो आपका क्या बतलाया गया है? तो इसमें जो है वो आपका वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, यानी कि जो भी वृक्ष जो भी वहाँ पे पेड़ पौधा लगा रहेगा, तो उन पेड़ पौधों में या फिर उन वृक्षों में जो भी अधिभोगी रैयत है उसका क्या अधिकार है, वो आपका धारा 21 क्लॉज ए में बतलाया गया है। और धारा 21 में भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार बताया गया है। तो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 में, और धारा 21 क्लॉज का में वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार समझाया गया है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा धारा 22 भी देख लीजिए। धारा 22 क्या कहता है? तो धारा 22 कहता है कि रैयत की बेदखली, ठीक ना। तो धारा 22 में रैयत की बेदखली, तो रैयत की बेदखली का प्रावधान किस में किया गया है? तो धारा 22 में किया गया है। तो रैयत के बेदखली का प्रावधान धारा 22 में किया गया है। रैयत के बेदखली का प्रावधान धारा 22 में किया गया है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अगर आप हर एक धारा को, हर एक सेक्शन को इसी तरह से रिवीजन करते जाइएगा ना, तो आपको फिर कहीं परेशानी नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक की जो है वो बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भूस्वामी और जमींदार को अपने अंदर भूमि, मतलब अपने अंदर जो भी धारित भूमि है उसके ऊपर कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये आपका धारा 20 में बोला गया है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग दोनों रैयत के अंतर्गत नहीं आते हैं। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बस ये MCQ है। इसको थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल याद रखते चलिए, रखना तो पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि CNT एक्ट के किस धारा में भूमियारी और मुंडारी खुदकट्टीदार के बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान है? यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया गया था ना, धारा 16 में बोला गया है कि यदि किसी रैयत ने अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिया है तो उसके अधिभोग या फिर अधिकारों का बना रहना ये आपका धारा 16 में है। तो धारा 16 में अधिभोग अधिकार प्राप्त रैयत को उसका जो अधिकार बना रहेगा, इसका प्रावधान धारा 16 में है। धारा 17 में आपका बंदोबस्त रैयत का परिभाषा दिया हुआ है। धारा 18 में आपका भूमियारी और मुंडारी खुदकट्टीदार का बंदोबस्त रैयत होना या बंदोबस्त रैयत होना, ये धारा 18 बोलता है। और धारा 19 में आपको अभी सिंपल सी बात बतलाया गया था धारा 19 में कि बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार धारा 19 है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि CNT एक्ट की धारा में कि भूमियारी और जो मुंडारी खुदकट्टीदार, भूमियारी और आपका MKK मुंडारी खुदकट्टीदार के बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान दिया हुआ है। तो ये आपका धारा 19 में है। किस में है? तो आपका धारा 19 में है। सॉरी, हाँ, अच्छा, धारा 18 में नहीं, धारा 19 में है।
नहीं नहीं, धारा 18 में, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कन्फ्यूज हो गया। धारा 18 में भुइंयारी और मुंडारी खुदकट्टीदार इसके बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किया हुआ है। धारा अगर हम लोग 19 की बात करें, धारा 19, तो इसमें धारा 19 में सिंपल सी बात बोला गया है कि आपका जो बंदोबस्त रैयत है इसका अधिभोगाधिकार धारा 19 में बोला गया है। धारा 20 की अगर हम लोग बात करें तो धारा 20 में सिंपल सी बात जो है वो बताया गया है कि जो भूस्वामी होगा और जो जमींदार होगा वो लोग दोनों रैयत के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। देन ऐसे में अपने अंदर धारित जो भी भूमि हो उसका उन लोग के ऊपर कायमी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये धारा 20 बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग धारा 15 की बात करें, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में ही आएगा, धारा 15। तो धारा 15 का यहाँ पे क्या है देख लीजिए। धारा 15 में बोला जा रहा है कि पुनर्ग्राही भूधृति के पुनर्ग्रहण से संबंधित प्रावधान। धारा 15, अच्छा देखिए, धारा 15 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको धारा 15 को याद नहीं रखिए, स्किप कर दीजिए इसको। अब एसपीटी एक्ट की धारा 12 देखिए। सीएनटी एक्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये आपका सीएनटी और एसपीटी दोनों से संबंधित एमसीक्यू है ना। तो यहाँ पे अब आपको जो है वो एसपीटी एक्ट की धारा 12 के बारे में बताया गया है। तो अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एसपीटी एक्ट की धारा 12। तो एसपीटी एक्ट का धारा 12 जो है, एसपीटी एक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका रैयत के बारे में बताया जा रहा है, और सीएनटी एक्ट का चैप्टर 3 जो है वो भूधारक है, और वहाँ पे सीएनटी एक्ट का चैप्टर 4 जो है वो रैयत है, और एसपीटी एक्ट का चैप्टर 3 जो है यहाँ पे रैयत है। तो चैप्टर 3 रैयत, धारा 12 से 26, धारा 12 से 26 ये है एसपीटी एक्ट का चैप्टर नंबर 3 रैयत, धारा 12 से 26। तो धारा 12 में रैयतों का जो है वो आपका वर्ग बताया गया है, और जो है बोला गया है कि इस अधिनियम में 3 प्रकार के रैयतों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि सीएनटी में भी किया गया अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत। उसी तरह यहाँ पे भी 3 तरह का रैयत बोला गया है। एक है निवासी जमाबंदी रैयत, एक है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और एक है आपका नए रैयत। तो इसमें 3 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपका जो क्वेश्चन था आपका कि एसपीटी एक्ट की धारा 12 के अधीन कितने प्रकार के रैयतों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा कि एसपीटी एक्ट का जो धारा 12 है, याद रखिएगा कि एसपीटी एक्ट का चैप्टर नंबर 3 रैयत है, धारा 12 से 26 तक। तो धारा 12 में रैयत का प्रकार बताया गया, इसमें 3 गो है रैयत के प्रकार में, या फिर रैयत का वर्ग में 3 गो है, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और आपका नए रैयत, 3 गो। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बोला जा रहा है कि बंदोबस्त रैयत को अधिभोग अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि बंदोबस्त जो भी रैयत होगा इसको अधिभोग अधिकार प्राप्त होगा, उसने सीएनटी एक्ट की धारा 17 और 18 के तहत बंदोबस्ती प्राप्ति उसको होगी। ये बात किस में बोला गया है कि जो भी आपका बंदोबस्त रैयत होगा इसको अधिभोग अधिकार प्राप्त होगा। तो ये आपका किस में बोला गया है? अभी आपको देखिए, याद रखिएगा कि अभी आपको बताया गया था कि धारा 16 में सिंपल सी बात बोला गया है कि जो है अधिभोग अधिकार बना रहना। तो अधिभोग अधिकार जो भी जिसको भी अधिभोग अधिकार प्राप्त है उसका अधिकार का बना रहना, ये प्रावधान धारा 16 में है। धारा 17 में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है। धारा 18 में भुइंयारी और मुंडारी खुदकट्टीदार का बंदोबस्त रैयत होना ये बताया गया है। धारा 19 में बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार के बारे में बताया गया है, धारा 19 में। किसमें? तो धारा 19 में। तो बोला गया है कि धारा 19 में बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार बताया गया है, और बोला जा रहा है कि वैसा व्यक्ति जो धारा 17 मतलब बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, और धारा 18 यानी कि भुइंयारी और मुंडारी खुदकट्टीदार के बंदोबस्त रैयत होना। तो धारा 17 और धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो तो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त होगा, इसको कायमी हक प्राप्त होगा। ये धारा 19 में कहा गया है, धारा 19। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति धारा 17 और धारा 18, धारा 17 क्या बोला गया? अधिभोग अधिकार, मतलब ये बंदोबस्त रैयत का परिभाषा। धारा 18 क्या बोला है? भुइंयारी और मुंडारी खुदकट्टीदार का अधिभोग होना। तो धारा 17 और 18 के तहत किसी गांव का अगर उसको अधिभोग अधिकार प्राप्त है तो उसमें बोला जा रहा है कि बंदोबस्त रैयत को अधिभोग अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका धारा 19 में इसको डिफाइन किया गया है। धारा 20 में क्या बोला गया है? धारा 20 में आपका भूस्वामी और जो जमींदार है वो लोग दोनों आपका
रैयत नहीं है, देन ऐसे में अपने अंदर धारित भूमि पर उनको कायमी हक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो रैयत की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसके बाद धारा 21 की अगर बात करें, धारा 21, तो धारा 21 में बोला गया है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, ये धारा 21 बोलता है। वहीं धारा 21 क्लॉज का बोले तो वहाँ पे बोला गया कि वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, धारा 21। तो धारा 21 क्या बोला जा रहा है, धारा 21 क्लॉज ए क्या बोला जा रहा है कि वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। तो वृक्षों में, पेड़ पौधों में अधिभोगी रैयत का कितना अधिकार होगा वो वहाँ पे बताया गया है। और भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार होगा वो धारा 21 में बोला गया। धारा 21 और धारा 21 क्लॉज ए, तो भूमि के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार क्या है वो धारा 21 में बोला गया है। और वृक्षों के संबंध में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार होगा वो धारा 21 क्लॉज ए में बोला गया है। ठीक है। और धारा अगर 16 की बात किया तो वहाँ पे सिंपल सी बात बोला गया क्या, तो वो आपका जो धारा 16 में बोला गया कि अधिभोग अधिकार कब बना रहना, धारा 16 में है। और धारा 17 में बंदोबस्त रैयत का परिभाषा है। हमको नहीं लगता अब आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ये हो गया धारा 16। धारा 17 क्या है, तो ग्राम प्रधान को अपने अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकता है, इसका उल्लेख एसपीटी के किस धारा में है। ग्राम प्रधान जो है वो अपने अधिकारों का अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ग्राम प्रधान, वो इसका जो उल्लेख है वो एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है। तो इसका जो उल्लेख जो है वो एसपीटी एक्ट की धारा 9 में किया गया है। एसपीटी एक्ट की धारा 9 में किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ग्राम प्रधान जो है वो अपने अधिकारों का अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, इसका प्रावधान एसपीटी एक्ट की धारा 9 में किया गया है। धारा 18 क्या है, बोला जा रहा है कि अधिभोगी रैयत अपने जोत का किस प्रकार का उपयोग कर सकता है। जोत बोला जाता है अपने खेत का जो है वो किस प्रकार उपयोग कर सकता है, किसी भी तरह से या फिर अस्थायी प्रथा के अनुसार या फिर ऐसा उपयोग जिससे भूमि का भौतिक हानि ना हो। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो वो किसी भी तरह से कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को अधिभोगी मतलब जिस व्यक्ति को अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त हो उसको हम लोग अधिभोगी रैयत कहते हैं। अपने भूमि पर अधिभोग अधिकार प्राप्त हो उसको हम लोग अधिभोगी रैयत कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि अधिभोग रैयत जो है वो अपने खेत में या फिर अपने जोत में किस प्रकार का जो है वो अपनी जोत का उपयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर है सभी प्रकार के, जो इसका इच्छा करे सब कर सकता है। वो घर बना सकता है, वो भवन बनवा सकता है, वहाँ पर खेती कर सकता है, वहाँ पर तालाब बना सकता है, मछली पालन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं 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 नहीं, किसी भी तरह से नहीं नहीं, सब अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। उसको अधिकार क्या क्या प्राप्त है, किसी भी तरह से उसका उपयोग नहीं कर सकता है। वो उपयोग करेगा अस्थायी प्रथा के अनुसार से उपयोग करेगा और ऐसा उपयोग करेगा जिससे भूमि का भौतिक हानि ना हो। सिंपल सी बात समझिए ना कि आप अगर किसी के यहाँ रूम लेके पढ़ने के लिए जाते हो, रूम लेते हो, तो वहाँ पे किसी भी तरह का काम कर दोगे क्या रूम में, नहीं। तो वही काम करोगे जिससे रूम का जो है भौतिक हानि ना हो, और दूसरा जो भी वहाँ का नियम कानून हो उसी के अनुसार करोगे। तो अधिभोग रैयत को अपने जोत का किस प्रकार का उपयोग कर सकता है सीएनटी एक्ट में, तो वो अपना अस्थायी प्रथा के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है और ऐसा उपयोग करेगा जिससे भूमि का भौतिक हानि ना हो, यानी कि 2 और 3 स्टार्टिंग का ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट के तहत अधिभोगी रैयत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो भी अधिभोगी रैयत होता है तो उसको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। देखिए अधिभोगी में यहाँ पर देखिए बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार धारा 19 में है, और भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 में है, और वृक्षों के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 क्लॉज का में है, और रैयत का बेदखली धारा 22 में है। ठीक ना, तो ये आपको यहाँ पे है। तो ये सारा आपका जो बात किया जा रहा है ना वो आपका धारा 21 में किया जा रहा है। तो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 में, और वृक्षों के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 क्लॉज का में है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट के तहत अधिभोगी रैयत को कौन से अधिकार है, ये आपका 21 में है। ईंट और खपड़े बनाने का, सिंचाई प्रबंध करने का, व्यापार और कुटीर उद्योग बनाने का, या फिर ओवरऑल सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। तो इसको थोड़ा सा आप केवल देख लीजिए। बोला जा रहा है कि कोई रैयत जो है वो अपने धारित भूमि का उपयोग स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार करेगा या फिर काश्तकारी के लिए कर सकता है, अथवा वह अपने भूमि का उपयोग इस तरह से उसका उपयोग करेगा कि जमीन के मूल्य का जो है कोई भी भौतिक हानि नहीं पहुंचेगा, और जिस उद्देश्य के लिए भूमि धारण की गई हो उसके लिए
अनुपयोगी ना हो जाए। इस धारा के प्रावधानों को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए भूमि में लाए जाने वाले कायमी रैयत जमीन पर से अपना अधिकार खो देगा। और इस धारा के अनुसार अधिभोगी अधिकार प्राप्त है। कायमी रैयत अपनी भूमि का निम्नलिखित उपयोग कर सकता है, जैसे कि क्या क्या कर सकता है वो देखिए। रैयत और उसके परिवार के लिए घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए ईंट और खपड़ा बनाना, पानी का पीने का पानी, घरेलू कार्य, कृषि कार्य या फिर मछली पालन के उद्देश्य से तालाब बनाना, कुआं बनाना, बांध बनाना, आहार का निर्माण करना, ये सब याद रखिएगा। रैयत और उसके परिवार के घरेलू या फिर कृषि कार्य, व्यापार या फिर कुटीर उद्योग के उद्देश्य के लिए भवन का निर्माण करना, जमीन को कोड़कर बनाना, सिंचाई कूप, आवासीय भवन, फार्म हाउस या फिर अन्य जो है वो किसी तरह का अन्न भंडार गृह बनाना या फिर कायमी रैयत का ये सभी हक है। और ये सभी कार्य करने के लिए वो जमींदार की अनुमति की आवश्यकता भी उसको नहीं है। बिना जमींदार की अनुमति के वो अपने से कर सकता है। ये सभी इसको याद रख लीजिएगा। अब बोला जा रहा है कि यदि रैयत अपने जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसे में जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित अगर तालाब है तो तालाब में उत्पादों में अगर किसी तरह का मछली उत्पाद हो रहा है तो इससे बोला जा रहा है कि भूस्वामी का हिस्सा 9/20 होगा और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। तो 9/20 भूस्वामी का और रैयत का 11/20 ये भूमि के संबंध में है। और वहीं वृक्षों के संबंध में क्या क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे भी भूस्वामी का हिस्सा 9/20 होगा और वहाँ पे भी रैयत का हिस्सा 11/20 होगा वृक्षों के संबंध में भी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए धारा 21 के तहत निर्मित तालाब या फिर अन्य जलाशयों के उत्पाद में भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा। तो भूस्वामी का हिस्सा भी बताया गया था 9/20, ये जो है वो भूस्वामी का हिस्सा होगा और 11/20 जो है वो आपका रैयत का हिस्सा होगा। ये रैयत का होगा और ये भूस्वामी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो धारा 21 में देखिए, धारा 21 में बोला गया है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, धारा 21। और इसमें बोला गया कि धारा 21 में वो सभी तरह का काम कर सकता है, तो उसके लिए वो जो बेसिक काम कर सकता है उसके लिए वो जमींदार का या फिर भूस्वामी का उसको इजाज़त लेने का भी ये टेंशन नहीं है। और इसके अलावा बोला जा रहा है कि अगर वो तालाब से अगर कोई भी उत्पाद होता है तो उस उत्पाद में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 होगा और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। और वही धारा 21 क्लॉज का जिसमें वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि उसमें भूस्वामी का हिस्सा 9/20 और आपका रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो CNT और SPT एक्ट का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला गया है, लगभग 42 मिनट का। तो इसमें हम लोग एक एक धारा को भी डिटेल से समझे हैं ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, इस तरह से आपको याद भी होता चला जाएगा। अगर हर एक सेक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे तो फिर आने वाले 20 प्रैक्टिस सेट में तो आपका पूरा CNT ही कंप्लीट हो जाएगा, SPT भी मिलाकर। ठीक है ना, तो बस आप बने रहिए वीडियो में, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।